क्या नाम है तुम्हारा छोटू? निशु कुमारी। निशु कुमारी। कौन क्लास में पढ़ती है बेटा? 3 क्लास। पानी चूता है क्लास में? हाँ। तो क्या करती है पानी चूता है तो? बार बार मैम बोलते पोछो पानी को, तो पोछ के बैठते। सरकारी स्कूल की स्थिति देख करके सरकार को भी शर्म आ जाएगी। और शिक्षा मंत्री जी, आपसे मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि आपके बच्चे तो विदेशों में पढ़ते होंगे, बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते होंगे, लेकिन जो आपका वोटर है, जो आपको वोट दे करके उतने बड़े पद में बैठाता है, विधायक बनाता है और विधानसभा तक भेजता है, उनके बच्चों की स्थिति देख लीजिए कि क्या है। और पानी जो है नीचे तक आ रहा है और बच्चे उसी गीले फर्श में जो है पढ़ाई कर रहे हैं, बेंचों में बैठे हुए हैं। ट्रक में काम करता है। ट्रक में काम करते हैं। एक के पापा टेम्पू चला, तुम्हारे पापा क्या करते हैं? मेरा नाम है अनु सोरेन। हाँ। पापा क्या करते हैं? बाहर काम करते हैं। बाहर काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। तुम्हारे पापा क्या करते हैं? ठेला से ठेला चलाते हैं। देखिए, तो जितने भी गरीब मजदूर हैं उनके बच्चे यहाँ पर हैं। कोई ठेला चलाने वाला, कोई रिक्शा चलाने वाला, कोई दिहाड़ी करने वाला, इसी प्रकार से बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं। लेकिन बताइए कि ऐसे विद्यालय में और ऐसे कक्षाओं में बैठ करके बच्चे कहाँ तक आगे बढ़ेंगे? और इन बच्चों के ऊपर अगर जिम्मेदारियां दी जाएं तो ये जिम्मेदारियों का बोझ कैसे उठा पाएंगे? नमस्कार, इस वक्त हम लोग धनबाद में हैं और धनबाद के बरबड्डा क्षेत्र में, बरबड्डा थाने से ऑपोजिट की ओर जो स्टेट हाईवे है उसी के जस्ट बगल में एक मंदिर है और मंदिर के सामने एक स्कूल है जो कि वर्ग पहली से लेकर के अष्टम तक की पढ़ाई बच्चों की करवाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिला शिक्षा अधीक्षक हैं, डीओ हैं, डीएससी हैं, उनका ऑफिस यानी कि धनबाद समाहरणालय से महज इस स्कूल की दूरी 500 मीटर की है। लेकिन इस स्कूल के बारे में आपको अगर बताएंगे तो आपकी भी कहीं ना कहीं आंखें नम हो जाएंगी, क्योंकि जो नौनिहाल इस स्कूल में पढ़ते हैं वो प्रत्येक दिन पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए अपने जीवन को दांव में लगा करके स्कूल पहुंचते हैं। स्कूल की जो बिल्डिंग्स हैं उनकी स्थिति इतनी जर्जर है कि वहां से पानी टपकता है, लाइट की व्यवस्था पूरे स्कूल में है और दीवारें भीगी हुई रहती है। भगवान न करे कि ऐसा हो, अगर दीवारों में करंट आ जाता है और बच्चों को कहीं किसी भी प्रकार की क्षति हो जाती है तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। सबसे पहले तो हम आपको दिखाएंगे इस स्कूल का जो पाकशाला है, यानी कि स्कूल का मिड डे मील जहाँ पर बनता है उसकी स्थिति को मैं आपको अगर दिखाऊं तो पूरा जो खान पान है वो बाहर में बनाया जाता है। सहयोगी से कहूँगा कि एक बार इसको ज़रूर दिखाएं कि दीदी जो रसोइया हैं वहाँ पर खाना बना रही हैं और देखिए कि बाहर में कैसे चूल्हा जला हुआ है, बाहर में खाना बन रहा है। कोई भी तरह का अगर कोई कीड़ा मकोड़ा गिर जाए उस पर या फिर ज़ोर से अगर बारिश आ जाए तो खाना आधा में ही रुक जाएगा और बच्चे कहीं ना कहीं भूखे पेट वापस चले जाएंगे। पानी की सुविधा आपने देखी और देख पा रहे होंगे कि कैसे जो छत है वो चारों तरफ से जर्जर स्थिति में है और छत टपक रहा है और बच्चे गीले हुए दरी पर बैठे हुए हैं। विद्यालय की इसमें कोई गलती नहीं है। बताया जा रहा है कि एसएमसी के बैठक में कई बार इस मुद्दे को उठाया भी गया, यहाँ तक कि जिला पदाधिकारियों को लेटर भी हैंड ओवर किया गया। कई बार इस बात की सूचना और शिकायत जिला पदाधिकारियों को दी गई, लेकिन बावजूद मिला क्या? तो केवल आश्वासन। स्कूल का एक कक्षा है जिसकी स्थिति में अगर आपको दिखाऊं तो कैसे पानी टपक रहा है छत से। एक बार सहयोगी को कहूंगा कि इसको जरूर दिखाएं। और पानी जो है नीचे तक आ रहा है और बच्चे उसी गीले फर्श में जो है पढ़ाई कर रहे हैं, बेंचों में बैठे हुए हैं। छोटी छोटी बच्चियां हैं और मैम जो है यहाँ पर पढ़ा रही हैं बच्चों को 1 to 5 तक। कुसुम मैम है, बच्चों को अपना 100% दे रही है। लेकिन सरकार अपना 100% जिस दिन देना शुरू कर देगी, ये बच्चे कहीं ना कहीं आगे चल करके और अधिकारी बनेंगे और इसी प्रकार के जर्जर स्कूलों की जीर्णोद्धार करेंगे और आगे शिक्षा को बढ़ावा देंगे। मैडम से भी हम लोग बात करेंगे कि आखिर क्या दिक्कत होता है। मैम, आप जो है देख रहे हैं कि गीला फर्श है, बच्चे भी कहीं ना कहीं व्याकुल हैं, कैसे पढ़ाई करवाते हैं? सर, कैसे मैनेज करते हैं हम ही लोग जानते हैं। पानी टपकते रहता है, उसी में पढ़ाना है, आधा इधर आधा उधर करके पढ़ा रहे हैं। बच्चों से ही हम लोग जो है कि मैनेज करने के लिए कहते हैं कि एक बेंच में 5-5 बच्चे बैठ जाओ। कैसे बैठेंगे सर? कहाँ लिखेंगे, कैसे रखेंगे? दिक्कत होता ही है। लाइन कट जाने के बाद से सबसे ज़्यादा दिक्कत है। लाइन अगर कट गया ना तो हम लोग एकदम समझिए कि अंधकार में बैठते हैं और बाहर भी बारिश वैसे टपक रहा है। अभी तो थोड़ा कम है तो बैठा देंगे, बाद में कैसे बैठाएंगे? अगर जोर से बारिश आ गई, जोर से बारिश हो गया तो बस बैठे रहेंगे। बच्चों को दिखेगा, इनके आंख पर कितना असर आता है। देखिए कैसे हम लोग मैनेज करेंगे इस चीज़ को। तो
देश विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। और जो नौनिहाल है उनसे भी हम बात करेंगे। छोटी, क्या नाम है तुम्हारा छोटू? निशु कुमारी। निशु कुमारी। निशु कुमारी। कौन क्लास में पढ़ती है बेटा? 3 क्लास। पानी चूता है क्लास में? हाँ। तो क्या करती है पानी चूता है तो? बार बार मैम बोलते पूछो पानी को तो पूछ के बैठते हैं। पूछ के बैठती है। और लाइट कट जाता है तो? नहीं दिखाई देता है। नहीं दिखाई देता है। क्या करते हैं तुम्हारे पापा? टेम्पो चलाते हैं। बताइए, टेम्पू चलाने वाले, मजदूरी करने वाले, जो दिहाड़ी करने वाले, उन लोगों के बच्चे ऐसे सरकारी स्कूल में आते हैं और सरकारी स्कूल की स्थिति देख करके सरकार को भी शर्म आ जाएगी। और शिक्षा मंत्री जी, आपसे मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि आपके बच्चे तो विदेशों में पढ़ते होंगे, बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते होंगे, लेकिन जो आपका वोटर है, जो आपको वोट दे करके उतने बड़े पद में बैठाता है, विधायक बनाता है और विधानसभा तक भेजता है, उनके बच्चों की स्थिति देख लीजिए कि क्या है। छोटू, क्या नाम है तुम्हारा? राहुल कुमार। कहाँ से आते हो? नीचे खटा। पढ़ाई ठीक से होता है? स्कूल में पानी चूता है? कितना दिन से चू रहा है? सर, बहुत दिन से। बहुत दिन से? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? विनायक। क्या नाम है? विनायक। विनायक। हाँ। क्या करते हैं पापा तुम्हारे? मेरा पापा हाँ? ट्रक में काम करता है। ट्रक में काम करते हैं। एक के पापा टेम्पू चला, तुम्हारे पापा क्या करते हैं? मेरा नाम है अनुसरण। हाँ। पापा क्या करते हैं? बाहर काम करते हैं। बाहर काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। तुम्हारे पापा क्या करते हैं? ठेला सब ठेला चलाते हैं। देखिए, तो जितने भी गरीब मजदूर हैं उनके बच्चे यहाँ पर हैं। कोई ठेला चलाने वाला, कोई रिक्शा चलाने वाला, कोई दिहाड़ी करने वाला, इसी प्रकार से बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं। स्थिति बहुत ही बदहाल है। देखने का विषय है आखिर सरकार कब तक इस पर एक्शन लेती है और कब तक इनको नया बिल्डिंग जो है मिलता है, नई ज़मीनें अलॉट होती है और नया स्कूल इन बच्चों को मिलेगा, तभी इन बच्चों की पढ़ाई आगे ठीक तरीके से चल पाएगी। अच्छा, और भी बच्चे हैं, लड़के भी यहाँ पर देख रहे हैं, बड़ा मन लगा करके पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ बाबू, परीक्षा चल रहा है क्या? हाँ। अच्छा चलो, परीक्षा में डिस्टर्ब नहीं करेंगे ज़्यादा। आपका नाम क्या है? नाम सुशील कुमार। अच्छा, कैसे परीक्षा दे रहे हैं? पानी गिर रहा है इतना अधिक? पानी गिर रहा, आगे थे बैठे हुए तो साइड होगी, पीछे साइड होगा। अगर मान लीजिए छत ही कहीं गिर जाए तो फिर क्या होगा? छत गिर जाए तो फिर हम लोग दिक्कत हो जाएगा। चलिए, आप लोग परीक्षा दीजिए, हम बच्चों को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सर भी यहाँ पर बैठे हैं, इन लोगों की परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन बताइए कि ऐसे विद्यालय में और ऐसे कक्षाओं में बैठ करके बच्चे कहाँ तक आगे बढ़ेंगे और इन बच्चों के ऊपर अगर जिम्मेदारियां दी जाएं तो ये जिम्मेदारियों का बोझ कैसे उठा पाएंगे, सोचने वाली विषय है। फिलहाल हम इस पूरे मामले की जानकारी जो इसके प्रबंधक हैं उनसे भी लेंगे और साथ ही जिले के जो वरीय पदाधिकारी हैं उनसे भी इस मुद्दे को लेकर के बातचीत जरूर करेंगे। इस विद्यालय का नाम है मध्य विद्यालय बरवा पश्चिम और ये बहुत ही पुराना, इसका भवन बहुत ही पुराना है और बाद में एक भी वर्ग कक्ष का निर्माण करने का स्थान नहीं होने के कारण उसी पुराने भवन में पढ़ाई चल रही है। और इसके लिए जर्जर भवन के संबंध में विद्यालय के प्रबंधन समिति के सदस्यों के द्वारा उपायुक्त महोदय के यहाँ आवेदन दिया गया है और वे बार बार वहाँ जाकर निवेदन करते हैं कि विद्यालय को स्थानांतरित करना उचित रहेगा, क्योंकि विद्यालय सड़क से सटा हुआ है, दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इस संबंध में कुछ कार्य आगे बढ़ा है। इंजीनियर के द्वारा बताया गया है कि 1 एकड़ ज़मीन के लिए लिखा जा रहा है और विशेष जानकारी प्रबंधन समिति के सदस्य ही दे सकते हैं। इस विद्यालय की भवन की स्थिति बहुत जर्जर है। लगातार बारिश होने पर सारे कमरों से पानी टपकता है, पठन पाठन में बहुत कठिनाई होती है। स्कूल की पूरी वस्तु स्थिति आपने देखी, कैसे महज 1 घंटा भी उस स्कूल में व्यतीत करना दुश्वार हो गया है। जब पूरे मामले को लेकर हम धनबाद में जो बड़े वरीय अधिकारी हैं उनसे बात करने का प्रयास किए, सबसे पहले हमने डीएससी आयुष कुमार से इस बात को रखा कि वहाँ के विद्यालय की क्या स्थिति है, तो उन्होंने साफ तौर पर पल्ला झाड़ते हुए एसी पर ठिकरा फोड़ दिया। एसी विनोद कुमार से जब हमने बात को रखा कि सर कैसे उस स्कूल के ज़मीन का अलॉटमेंट होगा, और जहाँ तक कि लोगों ने बताया भी कि ज़मीन के अलॉटमेंट के लिए जो है एसी के पास पत्राचार कई बार स्कूल के प्रधानाध्यापक और एसएमसी के बैठक में लोग कर चुके हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि मेरे पास इस विषय का कोई भी संज्ञान नहीं है और उन्होंने अपने हाथ को खड़ा कर दिया।
बहरहाल जो डीसी हैं वो रांची से होने वाले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में व्यस्त हैं। अब बताइए कि उन बच्चों का भविष्य इसी प्रकार से अंधकार में रहेगा या फिर उन बच्चों के लिए नए ज़मीन का अलॉटमेंट होगा, उस स्कूल का स्थानांतरीकरण कहीं और जगह में होगा, या फिर वो बच्चे इसी प्रकार से उस जद्दोजहद वाली ज़िंदगी को काटते रहेंगे और उसी विद्यालय में अपना बस्ता थैला लेकर के आएंगे और कहीं ना कहीं एक बड़ी अनहोनी, एक दुर्घटना का, अप्रिय घटना का शिकार हो जाएंगे। तो उसका जिम्मेवार आखिर होगा कौन, सोचने वाली बात है। फिलहाल देखते हैं कि इस पर कब तक एक्शन होता है और कब तक उस विद्यालय के लिए नए ज़मीन का अलॉटमेंट होता है और उन नौनिहाल बच्चों को अलग जगह शिफ्ट किया जाता है। फिर मिलते हैं फिर किसी नई खबरों के साथ। सहयोगी रोशन के साथ प्रभात रंजन।